हेलो गाइस, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम चर्चा करेंगे प्राइस इंडेक्स के बारे में। प्राइस इंडेक्स दो तरीके के हैं, हम जनरली देखते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दोनों में से किस तरीके से हमारे लिए कौन सा रेलिवेंट है। जनरली हम जब बात करते हैं महंगाई की तो हम कौन से इंडेक्स की बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन, जब हम बात करते हैं महंगाई बढ़ रही है तो कौन से इंडेक्स की बात कर रहे हैं और फिर हम इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सब हम जानकारी आज के इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की प्रॉपर डेफिनेशन हमें जानना होगा। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज ए मेजर दैट एग्जामिन्स द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस of a basket of consumer goods and services such as transportation, food and medical care। इस तरीके से ये एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जो हम डिसाइडेड है कि हम किन किन आइटम्स को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए टेक केयर करते हैं। ये टोटल कुल मिलाकर के 8 सेक्टर्स हैं जो अलग अलग वेटेज के हैं। हाउसिंग, अपरेल मतलब क्लॉथ्स वगैरह, देन ट्रांसपोर्टेशन, फूड एंड बेवरेजेज, मेडिकल केयर, रिक्रिएशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन और अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ये कुल मिलाकर के 8 गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनको हम कैलकुलेट करके, जिनके प्राइसेज को टेक केयर करके हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहाँ पर है। ये डेटा मंथली डिक्लेयर होता है, पब्लिश करता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। अभी इस डेटा को किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, वेटेज हर एक ग्रुप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का वेटेज है। हाउसिंग का सबसे ज़्यादा है, 42% है, अपरेल 3.7%, ट्रांसपोर्टेशन 16.7%, फूड एंड बेवरेजेज 14%, मेडिकल केयर 6.5%, रिक्रिएशन 6.4%, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन 6.4% एंड 3.5% इज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज। सो ये टोटल 100% का हम वेटेज तय करके और इन प्राइसेज को टेक केयर करते हैं। फिर उनका एवरेज देखते हैं। जिस भी पीरियड से हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम अभी नवंबर के महीने का अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखना चाहते हैं तो इसको पिछले साल के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स प्राइसेज से देखेंगे। पिछले नवंबर में प्राइसेज क्या थे और अभी क्या हैं, उनका एवरेज लिया जाता है। उनका एवरेज लेने के बाद अभी हम उसकी परसेंटेज वाइज वेटेज लेंगे और हमारे पास में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इस तरीके से होगा कि सपोज करो हम बात करते हैं परसेंटेज में, तो परसेंटेज वाइज होगा राइज। अभी नवंबर का जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था 4.91%, तो दैट इज परसेंटेज वाइज। पिछले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से अब की बार कितना इंक्रीज हुआ है वो हम अगर देखते हैं तो दैट इज 4.91%। और अगर पिछले महीने के डेटा को हम बेस 100 लें और इस महीने का कितना बेस लें तो उसका फिर 100 के हिसाब से होगा। दैट इज हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें कितना इंक्रीज हुआ है। अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर सपोज करो कि हम किसी भी बेस ईयर के बेस पर लेते हैं, सपोज करो कि हम 2011-12 के बेस पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखते हैं, तो जो प्राइस इंडेक्स पर्टिकुलर साल का है और पिछले साल का है तो हम देख पाएंगे। अगर हमने ईयरली देखा है तो ईयरली हमारे को पता लगेगा कि ईयर वाइज हमारी इन्फ्लेशन कितनी है। इसी तरीके से हम कोई भी डेटा अगर देखें तो मंथली देख सकते हैं, ईयर वाइज देख सकते हैं। ईयर वाइज देखेंगे
सपोज करो कि पिछले साल का डेटा किसी एक पर्टिकुलर बेस के हिसाब से, बेस मान लो हमने लिया है 2011-12, 2011-12 का बेस कितना 100, उस 100 के बेस के हिसाब से पिछले साल का सपोज करो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था 150 और इस साल का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है 160। तो 160 माइनस 150 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100, ये इस इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए काम देगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हमारे लिए इम्पोर्टेंस इस तरीके से है कि हम पिछले साल के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से इसको कंपेयर करके परसेंटेज वाइज कितना ग्रोथ हुआ है वो इन्फ्लेशन कहलाता है। सो इन्फ्लेशन रेट जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हेल्प से कैलकुलेट होता है। जहाँ तक होलसेल प्राइस इंडेक्स का सवाल है, होलसेल प्राइस इंडेक्स हमारे आम भाषा में काम में नहीं आता है। हमारे लिए रेलिवेंट जो है इन्फ्लेशन को देखने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये इस तरीके का मेजरमेंट है, जैसे अभी इसकी हम डेफिनेशन अगर देखें, ए होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर्स एंड ट्रैक्स द चेंजेज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स बिफोर दे रीच टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर तक प्राइसेज, गुड्स पहुंचने से पहले जो प्राइसेज हैं, इसका मतलब जो सप्लाई चेन बीच में है, होलसेल प्रोड्यूसर ने जो माल बनाया उसका कितना कॉस्ट है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उस मैन्युफैक्चरर को, होलसेलर को कितने का वो आइटम पड़ता है। तो उस तरीके से ये होलसेल प्राइस इंडेक्स कहलाता है। और सप्लाई चेन जो रिटेलर तक, रिटेल के थ्रू या फिर कंज्यूमर तक जो आइटम्स पहुंचती हैं उसमें जो इंक्रीज होता है, खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि सप्लाई करने में या रिटेलर के कुछ प्रॉफिट की जो बात आएगी तो कंज्यूमर तक पहुंचने में आइटम कॉस्टली हो जाता है और उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। डेफिनेटली होलसेल प्राइसेस कम होते हैं, कंज्यूमर तक आइटम जब पहुंचता है तो उसके प्राइसेस ज़्यादा होते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये हमारे अभी अगर हम देखें कि मंथ वाइज किस तरीके से बढ़ रहा है और उसके क्या क्या कारण है, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि नवंबर का होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 14.23% है, अक्टूबर का 12.54% है। ये इसी साल की बात कर रहे हैं हम। अब ये किन कारणों से बढ़ता है कि जैसे इसके कई कारण रहे कि जैसे वेजिटेबल के प्राइसेस बढ़े, उसके अलावा एनर्जी प्राइसेस बढ़े और आपके मिनरल ऑयल्स, बेसिक मेटल्स, ये कुछ प्राइसेस बढ़ने के कारण होलसेल प्राइसेस बढ़ गए। और होलसेल प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो उसका असर पक्की बात है कि रिटेल पर भी आता है, रिटेल इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो मूलतः बेसिक रीज़न जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बढ़ने का होलसेल प्राइस का बढ़ना ही है। और उसमें फिर क्या आता है कि अगर प्रोडक्शन कम है, सप्लाई कम है, तो फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ना ही बढ़ना है। बेसिकली अगर प्रॉपर प्रोडक्शन हो और सप्लाई प्रॉपर हो, सप्लाई चेन काम करे, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नियंत्रण में रहेगा। तो बेसिकली होलसेल प्राइस इंडेक्स इंडिकेट करता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। अभी अगर हम ये देखते हैं कि नवंबर के महीने का होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 14.23% है, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन आने वाले समय में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बढ़ने वाला है। और अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट को भी टाइट करने वाला है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे
और इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे किस तरीके से? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। 2-2 महीने में जो रिव्यू होता है, अभी से ऐसा लगने लगा है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि मनी सप्लाई को थोड़ा कम करना पड़ेगा। अभी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो मनी सप्लाई थोड़ा कम होगा और इन्फ्लेशन काबू में रहेगा। लेकिन ये बात पक्की है, अभी हम जब होलसेल प्राइस इंडेक्स को देखते हैं, अक्टूबर का होलसेल प्राइस इंडेक्स 12.54% और नवंबर का 14.23%, ये जो गैप है ये इंडिकेट करता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। और अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है इसका मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ने वाला है। और अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है तो इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। और इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है तो ये अभी से क्यास लगाए जा रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे। ये अभी से पॉलिसी मेकर्स के माइंड में आ रही है बात कि आने वाले मॉनेटरी पॉलिसी में, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 से 8 दिसंबर के बीच में जो रेट से डिसाइड किए थे वो स्टेटस को रखे थे। मैंने मेरे अलग से वीडियो में भी बताया था। अगली पॉलिसी में क्या होगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रेट्स बढ़ सकते हैं। ये ऐसा एक एस्टीमेट इकोनॉमिस्ट लगा रहे हैं, रेटिंग एजेंसीज लगा रही हैं, जिसका कि अभी से ऐसा इंडिकेशन आने लगा है। तो ये थोड़ा सा था। अभी होलसेल प्राइस इंडेक्स के बढ़ने के बारे में एक और भी कारण है कि जो ओमिक्रॉन की बात चल रही है पैंडेमिक की, जैसे यूरोप हो या यूएस हो, वहाँ पर भी सप्लाई चेन में थोड़ा डिसरप्शन है। क्योंकि जैसे जैसे पैंडेमिक बढ़ता है तो सप्लाई में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है और उस तरीके से फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। इवन बाहर के कंट्रीज में भी, इंटरनेशनल मार्केट में भी, ग्लोबली भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर, हमारे यहीं पर बढ़ रहा है। इंटरनेशनली तो ये जो इन्फ्लेशन है वो 20% तक का इंक्रीज़ है। सो हमारे यहाँ पर अभी ऐसी पोजीशन नहीं है कि जो चिंता की बड़ी बात हो। लेकिन ये हमने जानने की कोशिश करी है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, किस तरीके से हमारे लिए कौन सा इंडेक्स ज़रूरी है और हम किस तरीके से इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थोड़ा इसका आइडिया था। तो ये एक बेसिक आम हमारे को समझने की ज़रूरत होती है, तो मैंने इसका थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करी है। हो सकता है ये आपके लिए काम का होगा। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा खुश रहिए। थैंक्स अ लॉट।